तो ये कहानी है युवान नाम के एक ऐसे लड़के की जिसे कि जन्म के समय ही होली ड्रैगन की पावर मिली थी, लेकिन तभी उस समय उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसके वजह से उसके 8 में रेडियंस ब्लॉक हो गए। लेकिन फिर बाद में वो अपने फैमिली के एक ऐसे सीक्रेट को अनलॉक कर लेता है जिसके वजह से वो फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत युवान नाम के प्रिंस से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज फिर से 3 साल के बाद उसके बॉडी के अंदर ड्रैगन पॉइजन एक्टिवेट हो गया था और इसीलिए उसकी मदर अपने ब्लड का यूज करके उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैगन पॉइजन की पावर उसके मदर को उससे दूर कर देती है और फिर इसके कुछ देर के बाद हमें यहाँ पर एक ड्रैगन सोल दिखाई देती है जो कि वापस से फिर से डिस्ट्रॉय होकर युवान के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि युवान वहीं पर बेहोश हो गया था और इसीलिए एक मास्टर उसके कंडीशन के बारे में चेक करता है। फिर वो युवान के फादर जूचिन से कहता है कि क्वीन ने फिर से अपना ब्लड देकर उसे बचा लिया और इसीलिए युवान फिर से अगले 3 सालों के लिए सही रहेगा। तब इस पर जूचिन कहता है कि युवान की उम्र के बहुत सारे लड़कों ने अपने 8 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन युवान के अंदर तो एक भी मेरिडियन एक्टिवेट नहीं हुई है। तब इस पर मास्टर कहता है कि मैं भी अभी तक उसके 8 मेरिडियंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगता है कि क्वीन ने इस बार भी उसे नरिश करने के लिए अपने बहुत सारे ब्लड का यूज किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी किसी चीज के बारे में टेंशन ना लेना क्योंकि आपका भी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब इस पर क्वीन कहने लगती है कि युवान के बॉडी के अंदर का पॉइजन हर 3 साल के बाद ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा उसकी कंडीशन पिछले बार के कंडीशन से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस पॉइजन को खत्म करना चाहते हैं तब इसके लिए युवान को खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन उसके 8 मेरिडियंस के बारे में पता न चलने के वजह से वे सभी और भी ज्यादा परेशान होते हैं और इसीलिए क्वीन कहने लगती है कि आखिरकार हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इस पर मास्टर कहता है कि 3 साल के बाद हम इसे सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय युवान की जान खतरे में होगी। तब इसके बारे में सुनकर युवान की मदर काफी रोने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवान भी वापस से होश में आ गया था और फिर वो इनसे पूछता है कि क्या मैं केवल और 3 साल जिंदा रह पाऊंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उसे इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होते, जिसके बाद युवान इनसे कहने लगता है कि आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताना ही होगा कि आखिरकार मेरे साथ में हुआ क्या था। इसी के साथ वो जानना चाहता है कि आखिरकार ये ड्रैगन पॉइजन है क्या। तब इस पर उसके फादर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रेट वुड डायनेस्टी के बारे में पता है, जिसके बाद युवान कहता है कि ग्रेट वुड डायनेस्टी के पास में तो अनगिनत सोर्स मास्टर है, लेकिन क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। तब इस पर युवान का फादर कहने लगता है कि जब से हमारा जू डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था उसके बाद से वो इंपीरियल ने जू बॉर्डर को 100 सालों तक प्रोटेक्ट किया, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर युवान भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तभी युवान का फादर कहने लगता है कि आज से कुछ सालों पहले वू फैमिली हमारे खिलाफ हो गई और उन्होंने केवल एक ही साल में हमें जू फैमिली के एंसेस्टर लैंड में भगा दिया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने काफी टाइम से पूरी सिटी को घेर भी लिया था जब तक कि तुम्हारे जन्म लेने का टाइम नहीं आ गया। तभी हम देखते हैं कि जूचिंग को अपने सिटी गेट के ऊपर एक होली ड्रैगन की सोल दिखाई देती है, जिससे देखते ही वो समझ जाता है कि क्वीन ने एक प्रिंस को जन्म दिया है और उसके पास में लेजेंडरी होली ड्रैगन की सोल है और इसके अलावा उसके जन्म के समय ही उसके 8 मेरिडियंस ओपन हो गए होते हैं, जिसके बारे में जानकर जूचिंग भी इस बात से काफी खुश हो गया था। और वहीं हम देखते हैं कि सभी सोल्जर जूचिंग को इसके लिए कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पाइथन और स्पैरो सोल भी अपीयर हो गए थे, जिससे देखते ही जूचिंग इस बात से काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या होने लगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर अटैक भी होने लगा था, जिससे देख जूचिंग भी अपने पावर का यूज करके उनका सामना करने के लिए चला गया था और वो समझ आता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वू स्वान है। तभी वू स्वान जूचिंग से कहने लगता है कि मेरे वू फैमिली ने तुम्हारे जू फैमिली को 100 सालों तक सर्व किया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूचिंग को भी अब इसके इंटेंशन के बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वो तुरंत ही वू स्वान और उसके लोगों का सामना करने के लिए चला जाता है। फिर वू स्वान कहने लगता है कि मेरे वू फैमिली में एक प्रोफेसी है जिसके अनुसार पाइथन और स्पैरो ड्रैगन को खत्म कर देंगे और फिर इस तरह से हमारे वू फैमिली का राइज होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूचिंग अपने प्रिंस को किसी भी तरह से बचाना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके वू स्वान का सामना करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वू स्वान के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता। फिर वू स्वान कहने लगता है कि जैसे तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ है उसी तरह से मेरे वाइफ ने भी एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया है और मैं असल में इसी दिन के लिए इतने सालों से वेट कर रहा था। तब इसके बारे में सुनकर जूचिंग भी समझ गया था कि आखिरकार वू स्वान उसके साथ में क्या करना चाहता है, जिसके बाद वू स्वान इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम तो इसके बारे में बड़ी जल्दी से समझ गए, क्योंकि जिस किसी का भी सेम डे में जन्म होता है वे एक दूसरे के सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जूचिंग भी इतने आसानी से उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहता है कि मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वू स्वान भी इसके लिए किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं था और वो कहने लगता है कि आज हम तुम्हारे फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो जूचिंग से कहने लगता है कि तुम अपने बेटे को मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे जू फैमिली को कुछ नहीं करूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि जूचिंग भी अपने पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहता है कि मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब इतनी
बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगी थी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जूचिन वुशवान के पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए कुछ टाइम के बाद वुशवान अपने पावर का यूज करके जूचिन को हरा देता है। इसके बाद वो जूचिन से कहने लगता है कि तुम होली ड्रैगन सोल को हमें हैंड ओवर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे जू क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और इसके अलावा तुम्हारे सभी लोग एक एक करके बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाएंगे। तब इसका वजह से हम देखता है कि जूचिन आखिरकार उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने बेटे को वुशवान के हाथों में रख देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने लड़के और लड़की को भी लेकर आया हुआ था और फिर वो किसी रिचुअल का यूज करके तीनों को मिले हुए सोल को एक्टिवेट कर लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि पाइथन और स्पैरो एक साथ में मिलकर ड्रैगन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी अचानक से वुशवान भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। अब इस तरह से हम देखता है कि पाइथन और स्पैरो ड्रैगन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे देखते ही वुशवान कहने लगता है कि अब से हमारे वू फैमिली के पास में ड्रैगन और फिनिक्स का प्रोटेक्शन है, इसीलिए अब हमारे वू फैमिली को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर तभी वुशवान देखता है कि भले उसने होली ड्रैगन को सोल को सीज कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट प्रोड्यूस हो गई थी, जिसका यूज करके वो युआन के विटैलिटी को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि इस वजह से युआन के 8 मेरिडियंस गायब हो गए थे और तब से अब तक वे कभी भी फिर से एक्टिवेट नहीं हुए। तभी युआन की मदर रोते हुए उससे कहने लगती है कि हमने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है, जिसके बाद वो अपने मदर के ऐसे कंडीशन को देखकर पूछने लगता है कि इनको क्या हुआ। तब उस पर मास्टर इसे बता देता है कि तुम्हारे अंदर के ड्रैगन पॉइजन को रोकने के लिए तुम्हारी मदर हर 3 साल में तुम्हें अपना ब्लड देती है, इसीलिए ऐसा करने की वजह से हर बार इनकी लाइफ 3 साल कम होती जाती है और अब तो इनके पास में 10 साल से कम की लाइफ ही बची हुई है। तभी हम देखते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में जानकर युआन इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि वो फैमिली में तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं अपने मदर के लाइफ स्पैन के बारे में कुछ कर सकता हूँ। तब इस पर उसका फादर कहते हैं कि वैसे तो लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रेजर हैं, लेकिन असल में उनका मिल पाना बहुत ही रेयर है। फिर वे आगे कहते हैं कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने पूरे मैन पावर को लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब इसके बारे में सुनकर युआन अपने फादर से कहता है कि क्या मैं सच में एक सोर्स मास्टर नहीं बन सकता, जिसके बाद उसका फादर भी उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुम गिव अप नहीं करना चाहते। तब इस पर युआन कहने लगता है कि अभी तक हम अपने एंसेस्ट्रल लैंड के वजह से सर्वाइव कर पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल में वो डायनेस्टी जरूरी हमारे ऊपर अटैक करेगा, ताकि इस तरह से वो फ्यूचर में आने वाले सारे परेशानियों को मिटा सके। लेकिन युआन ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो अपने ताकत का यूज करके इन सारी चीजों को चेंज कर देगा। तब इस पर उसका फादर कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बाद भी मैं नहीं जानता कि यह चीज काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युआन को अपने ऊपर पूरा यकीन होता है और इसीलिए वो कहता है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी होप होगी तो मैं उसे ट्राई जरूर करूंगा। जिसके बाद उसका फादर कहता है कि परसों मैं तुम्हें एंसेस्ट्रल लैंड में लेकर जाऊंगा, लेकिन भले ही तुम अपने मेरिडियंस को ओपन करने में कामयाब ना हो पाओ, मगर तुम कभी भी सोर्स मार्क को कल्टीवेट करने से गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने किसी तरह से हाई लेवल तक कल्टीवेट कर लिया तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम ड्रैगन पॉइजन को सप्रेस करने में कामयाब हो जाओ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन सोर्स मार्क के बारे में सीखने के लिए एक मास्टर के पास में आया हुआ था, जहाँ पर वो इनसे अपने सोल को गाइड के रूप में यूज करके फोकस करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि युआन इसके ऊपर पूरा फोकस करने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड वे इसकी हेल्प करने के लिए इसके पास आती है, जिस पर युआन उससे पूछता है कि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं। तब इस पर वे कहती है कि अब पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं और फिर कहती है कि अगर तुम्हारे पास में कभी टाइम हो तो मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट करना चाहूंगी। तब इस पर युआन कहता है कि जब मेरे पास में फ्री टाइम होगा तो मैं जरूर आऊंगा। फिर हमें पता चलता है कि एक बार वे के ग्रैंडफादर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसीलिए वो इसके बारे में हेल्प मांगने के लिए कहीं पर गई होती है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि युआन भी वहाँ पर आ गया था और वो इसमें इसकी हेल्प भी करता है। तभी युआन वही से कहता है, मैंने सुना कि तुमने अपने 3 मेरिडियंस को ओपन कर लिया। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर रिकमेंड किए हुए केवल 1 साल हुआ है, लेकिन तुम तो बाकी सभी से काफी आगे निकल गई हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि एनुअल एग्जाम भी 2 महीने में होने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए पूरी मेहनत करना, ताकि इस तरह से तुम एग्जामिनेशन में अपने लिए जगह बना सको। मगर तभी जूसिन इसके जेट पेंडेंट को दिखाते हुए कहता है कि वो इस बार ऐसा नहीं कर पाएगी। तब इससे देख युआन वही से पूछने लगता है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन जेट पेंडेंट उसके पास में कैसे चला गया। तब इस पर एक लड़का उसे बताने लगता है कि आज से कुछ दिन पहले जूसिन तुम्हारे बारे में सबके सामने मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए वही ने उसके साथ में बहस कर लिया और इसके साथ वो उसे चैलेंज करने के लिए भी रेडी हो गई। लेकिन असल में जूसिन तो पूरी तरह से धोखेबाज है, क्योंकि अचानक से उसने किसी सोर्स वेपन का यूज करके वे को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन इस पर जूसिन कहने लगता है कि मैंने तो बहुत ही फेयर तरीके से फाइट किया था और इसीलिए युआन अगर इसे वापस लेना चाहता है तो उसे कंपटीशन में मुझे हराना होगा। तब हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर युआन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम इसमें जीत गए तो यह सोर्स गैदरिंग जेट तुम्हारा हो जाएगा और अगर तुम हार गए तो वही का जेट पेंडेंट तुम्हें उसे वापस करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर जूसिन भी इसके लिए रेडी हो गया
गया था और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही को इवान के बारे में चिंता होने लगती है, जिस पर इवान कहता है कि अपने फ्रेंड की हेल्प करना तो मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सुलिन के साथ में फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था, जहाँ पर उसे देख सभी बात करने लगते हैं कि वह तो केवल सोर्स मार्क के बारे में स्टडी करता है, इसीलिए समझ में नहीं आता कि वो सुलिन को कैसा हरा पाएगा, जिसने कि पहले से ही अपने 2 मेरिडियन को एक्टिवेट कर लिया है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इवान को इनके ऐसे बातों के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अभी भी सुलिन के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। तभी सुलिन इवान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें गलती से ज्यादा हर्ट कर दिया तो फिर इसके लिए तुम मुझे माफ जरूर कर देना। लेकिन इस पर इवान उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सुलिन इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इवान के ऊपर अटैक करने के लिए भी चला गया था। लेकिन हम देखते हैं कि इवान अपने सोर्स मार्क का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिससे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी सुलिन गुस्सा होते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरिडियन के ओपन होने और ना ओपन होने की वजह से क्या फर्क होता है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इवान के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, मगर हम देखते हैं कि इवान ने अपने लाइट बॉडी मार्क का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए सुलिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसका कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि इवान भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से वह सुलिन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि सुलिन और भी ज्यादा गुस्सा होकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि इवान को अभी भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वह भी तुरंत अपने सोर्स मार्क का यूज करके इसका सामना करने के लिए आ गया था। तब इससे देख सुलिन को लगता है कि इवान उसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, मगर तभी हम देखते हैं कि इवान अपने किसी और भी सोर्स मार्क का यूज करने लगता है और फिर इस तरह से उसने सुलिन को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लड़के इवान की तारीफ करने लगते हैं और वे कहने लगते हैं कि अभी तक इवान का एक भी मेरिडियन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसने तो सुलिन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। वहीं इवान उसके पास में से जेट पेंडेंट को वापस लेते हुए कहता है अच्छा होगा कि तुम ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट ना करना, क्योंकि इस तरह से तुम तो वहाँ पर खुद को शर्मिंदा कर लोगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि इवान वेई के साथ में बातें कर रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि अब एग्जामिनेशन में केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए अगर तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी रिसोर्स चाहिए तो इसके बारे में मुझे जरूर बताना। लेकिन इस पर इवान कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर लाने की वजह से मेरी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल गई है, इसीलिए मैं इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजों के लिए तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती। तब इस पर इवान भी इसके लिए मान गया था और वो वही से कहता है कि तुम्हें कल्टीवेशन करने के ऊपर ध्यान देना होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन फेंग सुलिन के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी सुलिन कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे फादर जेंसी काउंटी के गवर्नर हैं। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लिन फेंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इसे पीटने के बाद यहाँ से चला जाता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक और लड़का इन सारे चीजों को देख रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान के फादर उसे एंसेस्टर लैंड में लेकर आ गए होते हैं, जहाँ पर वे इसे बताने लगता है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के सीक्रेट चैम्बर में कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, जो कि हमारे जू फैमिली के आने वाले जनरेशन को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है और इसे अनलॉक करने का चाबी हमारे जू फैमिली के इनहेरिटर का ब्लड लाइन है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जू फैमिली के बहुत सारे एम्पर ने इसे अनलॉक करने का कोशिश किया था, लेकिन उनमें से कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि इवान यहाँ पर इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो भी इसे अनलॉक करने के लिए अपने ब्लड को इसके सेंटर में गिराता है। मगर हम देखता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती, इसीलिए इवान को भी लगता है कि वो इसमें फेल हो गया। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि उसके ब्लड की वजह से यहाँ का फॉर्मेशन ओपन हो गया था, जिससे देख उसका फादर कहने लगता है कि होली ड्रैगन ब्लड लाइन तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मगर तभी हम देखता है कि जूचिन को इवान के बारे में काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि यह तो असल में कोई बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है और इसीलिए वो इवान से केयरफुल होने के लिए कहता है। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि इवान के ऊपर लाइटनिंग अटैक होने लगती है, जिससे देख इवान कहता है कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन इवान के फादर को समझ में आ गया था कि यह तो असल में किसी तरह का टेस्ट है और इसीलिए वो इवान को लाइटनिंग अटैक से बचने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इवान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहता है कि अगर ये टेस्ट है तो मैं भी इसे देने के लिए रेडी हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके ऊपर और भी खतरनाक लाइटिंग पावर अटैक करने लगते हैं, जिससे देख इवान भी इनके अटैक से खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वो इसके वजह से इंजर्ड होकर वहीं पर बेहोश हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ में हुए इंसिडेंट के बारे में याद आने लगा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं इसका बदला लेने के लिए किसी भी टेस्ट को देने के लिए रेडी हूँ। और फिर हम देखता है कि वो लाइटनिंग पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि जूचिन को भी इवान के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो अपने वेपन का यूज करके फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन असल में वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि वो फॉर्मेशन इवान को अपने साथ लेकर गायब हो गई थी और इसीलिए जूचिन इस बात से काफी परेशान हो गया था। तभी हम देखता है कि वो टेलीपोर्ट होकर एक नए
नई जगह में आ गया था जहाँ पर उसे अपने सामने एक अनजान लेडी दिखाई देती है। लेकिन वो युवान से कहती है कि अगर तुम अपने बड़े चांस को चाहते हो तो फिर तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आ जाओ। तब इस पर युवान उस लड़की से कहने लगता है कि मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता और फिर वो उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अनजाने में आ गया हूँ। तब इस पर वो लड़की कहने लगती है कि ग्रैंडपैली की बात तो पूरी तरह से सही है क्योंकि सच में यहाँ पर कोई आ गया। फिर वो अपने बिस्ट टुनटुन से बाहर आने के लिए कहती है जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसीलिए युवान कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा पेट डॉग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टुनटुन काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो तुरंत ही एक बड़े से पत्थर के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युवान लड़की को फॉलो करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो लड़की बिना कोई जवाब दिए उसे मास्टर ली के पास में लेकर आ जाती है जहाँ पर युवान को देख मास्टर ली कहने लगता है कि यहाँ पर तो सच में कोई आ गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर ली केवल एक ही झटके में युवान के बारे में सब कुछ जान गया था और अब इसीलिए उसे भी युवान के बारे में अफसोस होने लगता है। तब युवान सोचने लगता है कि यह सीनियर तो मेरे प्रॉब्लम के बारे में एक ही नजर में जान गए और फिर हम देखते हैं कि वो इनको अपना नाम बताकर ग्रीट करने लगता है। तब इस पर मास्टर अली कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था तुम तो असल में जू फैमिली से हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अपने 8 मेरिडियंस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो युवान से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तब इस पर युवान कहता है कि वैसे तो मैं आपके बारे में नहीं जानता और इसके अलावा भी आपको देने के लिए भी मेरे पास में कुछ नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप मेरे आने का वेट कर रहे थे। तभी अचानक से हम देखता है कि मास्टर अली अपने पावर का यूज करके उसे अपने पास खींच लेते हैं और फिर उससे पूछने लगते हैं तुम्हारे पास में ऐसा क्या है कि जिसके लिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तब इस पर युवान कहता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि आपको इसके बारे में मालूम जरूर होगा। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर अली ने उसे छोड़ दिया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो बूढ़ा होने के वजह से किसी बच्चे को भी मूर्ख नहीं बना पा रहा। तभी हम देखता है कि युवान मास्टर अली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर अली उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे 8 मेरिडियंस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम याओ याओ को यहाँ से लेकर जाओगे और इसे तुम हमेशा ही प्रोटेक्ट करोगे। तब इसके बारे में सुनते ही याओ याओ काफी परेशान होने लगती है, जिस पर मास्टर अली कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से जाना होगा और अब इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता। तब इस पर याओ याओ कहती है कि युवान तो काफी वीक है, जिसके बाद मास्टर अली कहता है कि वैसे तो वह भी वीक है, लेकिन फिर भी उसके फ्यूचर के बारे में कुछ कह पाना काफी मुश्किल है। तभी याओ याओ मास्टर अली से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या मैं आने वाले समय में फिर से आपसे मिल पाऊंगी, लेकिन इस पर मास्टर अली उसे कुछ भी नहीं कहते और फिर वे युवान से पूछते हैं कि मैंने तुमसे जो कहा उसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इस पर युवान कहता है कि भले ही मेरे पास में उतनी ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कोई भी याओ याओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है तब इसके लिए सबसे पहले उसे मेरे डेड बॉडी के ऊपर से होकर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर अली भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गए थे और फिर वो तुरंत ही अपने पावर से कोई पोर्टल ओपन करके उसे उसमें भेज देते हैं। तब हम देखते हैं कि युवान यहाँ से गिरते हुए एक नई जगह में आ गया था जहाँ पर कि अचानक से कोई रेड कलर वाले मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगते हैं और वे इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे। तब इसे देख युवान भी अपने सोर्स मार्क वाले पावर का यूज करके इनका सामना करने लगता है, लेकिन फिर उसे ऐसा फील होता है कि इसके वजह से उसके मेरिडियंस और सोल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन अब युवान भी इतने आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने सोर्स मार्क का यूज करके इनका सामना करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनका नंबर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए युवान को इनका सामना करने में काफी दिक्कत होने लगता है और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से निकलने के लिए पोर्टल की तरफ जाने लगा था, मगर वही रेड मॉन्स्टर भी उसे इतना आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाले थे और इसीलिए हम देखता है कि वे चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तब इससे देख युवान भी किसी तरह से इनका सामना करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन हम देखता है कि फिर भी वो इनका सामने काफी कमजोर पड़ रहा था और उसके अलावा उसके तीनों सोर्स मार्क के पास में भी ज्यादा पावर नहीं बची थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक रेड पाइथन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिससे देख युवान भी उसका सामना करने के लिए जाता है, लेकिन वो असल में इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वो इसके पावर में बहुत ही बुरे तरीके से कैद हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि उसे फिर से अपने मदर और फादर के बारे में याद आने लगती है, जिन्होंने कि अब तक इसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। इसीलिए इसके बारे में याद करके युवान कहने लगता है कि मैं सबसे ताकतवर जरूर बनूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके अंदर से निकलने वाली पावर से आजाद करा देती है और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या था। तब इस पर मास्टर अली कहता है कि अब तुम अपने बॉडी को फील करो, जिसके बाद युवान को पता चलता है कि अब उसके 8 मेरिडियंस फिर से अपीयर हो गए हैं और इसीलिए इसके बारे में जानकर वो इस बात से काफी खुश हो गया था। तब इस पर मास्टर अली कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे 8 मेरिडियंस ओपन हो गए थे, लेकिन उस समय के तबाही की वजह से उन्होंने अपने आप को तुम्हारे बॉडी के सबसे डीप हिस्से में छुपा लिया ताकि इस तरह से वे खुद को बचा सकें और यही वजह है कि तुम उनको कभी सेंस नहीं कर पाते हो। लेकिन हम देखते हैं कि युवान को अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होता, जिसके बाद मास्टर अली कहने लगता है कि आज लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में होने की वजह से वे फिर से अपीयर हुए हैं, लेकिन
लेकिन अगर लास्ट मोमेंट में तुम उनको एक्टिवेट नहीं कर पाए होते। तब इस पर युवान कहने लगता है कि चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं इसे किसी भी तरह से कल्टीवेट जरूर करूंगा। तब इसके बात सुनकर मास्टर ली कहता है कि तुमने तो सच में फॉर्मेशन के टेस्ट को पास कर दिया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेंटालिटी बहुत ही स्टेबल है। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो युवान से कहता है कि तुम्हें अभी इसके बारे में इतने ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे 8 मेरिडियंस केवल कुछ ही समय के लिए ओपन हुए थे और इसीलिए वे फिर से ब्लॉक हो गए हैं। इसीलिए मास्टर लिन युवान से कहता है कि इसे ओपन कर पाना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि युवान अभी भी इस बात से काफी खुश होता है, क्योंकि आखिरकार अब उसे एक नई उम्मीद मिल गई थी। तभी याओ याओ कहने लगती है कि मैं चाहे कितनी भी कल्टीवेशन कर लूं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी सोर्स की को यूज नहीं कर सकती। तब इस पर मास्टर ली कहता है कि इसके पीछे एक स्पेशल रीजन है, जिसका वजह से याओ याओ सच में सोर्स की का यूज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सोर्स मार्क की स्किल उसे मैंने सिखाया है, जिसका वजह से वो तुम्हारी टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तब इस पर युवान कहता है कि मैं आपके बातों के ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन आपके अनुसार तो मुझे अपने मेरिडियन को कल्टीवेट करने में काफी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं याओ याओ को ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद मास्टर ली उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तब इस पर युवान कहता है कि आपको मुझे कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि मैं आपसे किए गए वादे को पूरा कर सकूं। तब इसके बात सुनकर याओ याओ भी मास्टर ली से कहती है कि आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो फिर फ्यूचर में आपको ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद मास्टर ली कहने लगता है कि मेरा मेथड किसी आउटसाइडर के लिए नहीं है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युवान इनका डिसाइपल बनने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर ली भी इसके लिए मान गए थे और वे कहने लगते हैं कि तुम अभी ट्रू टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए काबिल नहीं हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें की गैदरिंग आर्ट दूंगा ताकि इसके मदद से तुम अपने मेरिडियन को अनलॉक कर सको। और फिर हम देखते हैं कि वे इसे ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक दे देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे इसके बॉडी के ऊपर के सोर्स मार्कों को देख लेते हैं और फिर वे उससे कहते हैं कि तुम भी इसी रास्ते में इंटरेस्टेड हो। जिस पर युवान कहने लगता है कि सोर्स मार्क का रास्ता बहुत ही प्रोफाउंड है, जिसका वजह से इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तभी मास्टर ली कहने लगता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी सोल बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सोल फोर्जिंग टेक्निक भी दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि इसका नाम केओटिक डिवाइन मिल विजुअलाइजेशन मेथड होता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इसे एक ब्रश भी देते हैं और वे कहते हैं कि यह मेरी तरफ से गिफ्ट है। तभी हमें पता चलता है कि इस सोर्स वेपन का नाम हेवनली ओरिजिन ब्रश है, जो कि एक समय पर होली सोर्स वेपन हुआ करता था। तब इसके बारे में सुनकर युवान इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है मैंने सुना है कि सोर्स वेपन 4 ग्रेड में डिवाइडेड है, जो कि ऑर्डिनरी, प्रोफाउंड, हेवन और होली होते हैं। फिर वो कहने लगता है कि मेरे फादर का 9 फ्लेम स्पीयर तो केवल हाई ग्रेड वाला प्रोफाउंड सोर्स वेपन है, जबकि ये हेवनली ओरिजिन ब्रश तो सबसे हाई ग्रेड वाला होली सोर्स वेपन है। लेकिन तभी मास्टर ली कहते हैं कि एक बैटल में बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गया था, लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर के 9 सोर्स मार्क को सोर्स 20 सोल से फीड कर दिया, तब ये धीरे धीरे फिर से अपने पावर को रिकवर कर लेगा। और फिर जैसे इसके सभी 9 सोर्स मार्क एक्टिवेट हो गए, तब इस तरह से इसमें फिर से होली सोर्स वेपन की फुल पावर आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान मास्टर ली को इसके लिए थैंक यू कहता है और फिर वो कहता है कि मैं तो अभी आपके नाम के बारे में भी नहीं जानता। तब इस पर मास्टर ली उसे अपना नाम किंग युवान बताते हैं, लेकिन इसी के साथ वो इससे कहता है कि तुम्हारे 2 सीनियर ब्रदर भी हैं, इसलिए अगर किस्मत ने चाहा तो फ्यूचर में तुम उनसे जरूर मिलोगे। इसके बाद वो याओ याओ से कहने लगता है मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी इसके बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। और फिर वे इसे एक जेट पेंडेंट देते हुए कहता है कि अगर ये जलने लगा तो उसके बाद से तुम पूरी तरह से केयरफुल हो जाना, क्योंकि उस समय वे तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। तब इस पर याओ याओ पूछने लगती है कि वे कौन हैं और आखिरकार वे मेरे पीछे क्यों हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर ली इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते और फिर वे युवान से कहते हैं कि तुम याओ याओ को सील को रिमूव नहीं करने देना और इसके अलावा तुम उसे अपना ओरिजिन की भी यूज मत करने देना, नहीं तो फिर इसके वजह से तबाही आ जाएगी। तब यह सुनकर युवान समझ जाता है कि इसके पीछे याओ याओ की जरूर ही कोई कहानी होगी, लेकिन अभी के लिए वो इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद वो मास्टर ली से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं आपके बातों को याद रखूंगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर ली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके इनको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर वे याओ याओ से कहता है हो सकता है कि हम फिर से किसी दिन जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ याओ यहाँ से उदास होकर जाने के लिए रेडी हो गई थी और फिर मास्टर ली कहता है कि तुम मेरे बातों को याद रखना। तब इस पर युवान कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं याओ याओ को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ली अपने पावर का यूज करके इन दोनों को यहाँ से भेज देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी, जिससे देख मास्टर ली कहते हैं कि वे तो बड़ी जल्दी आ गए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर ली को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वे भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग बाहर आ गए थे और वे कहने लगते हैं कि ब्लैक एम्पर तुम तो इतने सालों से चूहे के जैसे छुपे हुए हो। इसके बाद में मास्टर ली से कहने लगता है कि तुम उनको हमें हैंड ओवर कर दो, नहीं तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर दफना देंगे। तब इस पर मास्टर ली कहने लगता है चलो देख ही लेते हैं कि कौन किसको यहाँ पर दफनाता है। और फिर हम देखते हैं कि वे भी इनका सामना करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग भी मास्टर ली का सामना करने के लिए आ गए थे, इसीलिए मास्टर ली भी अपने पावर का यूज करके उनका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वे इनके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा
भी रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वे एक पोर्टल को एक्टिवेट करके इनको एक दूसरे जगह पर लेकर आ गए थे, जहाँ पर कि इनके बीच में फिर से बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वे एक साथ मिलकर भी मास्टर ली का कुछ नहीं कर पा रहे थे और मास्टर ली अकेले इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके इनमें से एक के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनका एक और साथी भी आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके मास्टर ली के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर ली इनको बहुत ही आसानी से हरा देते हैं और अब इस तरह से वे फिर से एक नई जगह पर आ गए थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे तीनों अपने पावर को एक साथ में कंबाइन करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर ली ने अकेले ही इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि युवान याओ याओ के साथ में वापस आ गया था, जहाँ पर याओ याओ कहने लगती है कि मास्टर ली ने हमें जल्दीबाजी में यहाँ पर भेजा, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जरूरी पावरफुल एनिमी आए होंगे। तब इस पर युवान कहता है कि मास्टर तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं और इसीलिए उनको कुछ भी नहीं होगा। तब इस पर याओ याओ कहने लगती है कि अगर ग्रैंडपा ली को कुछ भी हो गया तब उसके बाद में उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवान के फादर यहाँ पर आ गए थे और फिर वे उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर चले गए थे। तो अगर ये एनीमे अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके जरूर बताना।